नमस्कार, मैं हूं हरीश। सभी दर्शकों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री जेपी नड्डा जी। नमस्कार सर। सर, आज सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब और कहां से की? मेरा जन्म पटना का है, बिहार, और मेरे पिताजी एक शिक्षाविद थे और इस कारण से मेरी सारी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई। जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, यह बात 1974 की है, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पटना बिहार में शुरू हुआ और छात्र जीवन में बाल्यकाल में ही उस आंदोलन से मैं प्रभावित भी हुआ और कांग्रेस के खिलाफ एक मन में विचार भी आया, जिस कारण से मैं उस आंदोलन का समर्थक ज़रूर बना। छात्र जीवन में बाल्यकाल था, इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं पढ़ता रहा और पढ़ने के साथ साथ मैंने मैट्रिकुलेशन अपनी की और मैट्रिकुलेशन के बाद इमरजेंसी लगी। उस इमरजेंसी में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यह कांग्रेस की सरकार के तानाशाही सरकार का मैं विरोधी के रूप में जो कुछ भी बन सका वो करने का प्रयास किया। 1977 में इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी की सरकार बनी, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी समाप्त हुआ और संपूर्ण क्रांति की ओर चलने का उनका आह्वान हुआ। ऐसे वक्त पर मैं कॉलेज में आ गया था, मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था और वहाँ मेरा संबंध विद्यार्थी परिषद से आया और पहले से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, तो विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई के प्रतिनिधि के रूप में और उसके सेक्रेटरी के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। बाद में मैं महानगर इकाई का सेक्रेटरी बना और वहाँ पर मैं पटना में काम करता रहा। बाद में मैं पटना कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में और वहाँ मैं पोजीशन होल्डर रहा। 1980 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई और 1980 में मैं, क्योंकि रहने वाला मैं हिमाचल प्रदेश का था और उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार से हुई कि मैं हिमाचल प्रदेश में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जाऊं, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन अपने हिमाचल प्रदेश के शिमला विश्वविद्यालय में की और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लेने के पश्चात 2 साल वहां लगाने के बाद मैंने 3 साल में अपनी 1983 से लेकर 1985 में मैंने अपनी लॉ की ग्रेजुएशन की। इस सारे दौरान में मैं 1980 से लेकर 1985 तक मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा और स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में मैंने विद्यार्थी परिषद के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सचिव के रूप में काम किया। फिर प्रदेश मंत्री के रूप में काम करते हुए मैंने वहाँ के संगठन के कई विभागों में काम किया और छात्र जीवन में 1983 में मैंने छात्र संघ का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। 2 सालों तक मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। 1985 में मेरी शिक्षा भी पूरी हो गई थी और मैं लॉ ग्रेजुएट होने के बाद विद्यार्थी परिषद के लिए पूरा समय देकर के काम करने का मैंने निर्णय किया और मैं फुल टाइम वर्कर के रूप में, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का मैंने हिमाचल प्रदेश में काम शुरू किया। उसी समय में हमारे संगठन मंत्री, जो क्षेत्र के संगठन मंत्री थे, उनका ये विचार था कि मैंने हिमाचल में काफ़ी काम कर लिया है, मुझे दिल्ली आना चाहिए और मुझे दिल्ली में संगठन मंत्री के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करना चाहिए। मैंने सहर्ष वो कार्य स्वीकार किया। मैं 4 साल दिल्ली में रहा और दिल्ली में मैंने राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में काम किया और बाद में साथ ही साथ मैंने दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री के रूप में काम किया। दिल्ली में मुझे काम करने का मौका मिला। संगठन को जितनी भी मुझ में सामर्थ्य थी, ताकत थी, मैंने पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। इसके बाद मैं पूर्णकालिक जीवन से वापस लौटा और 1990 में जब मैं वापस लौटा तो मुझे ऐसा सब लोगों की प्रेरणा मिली कि मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूं। बहुत छोटे समय के लिए मैं 6 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के महामंत्री के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की जिम्मेवारी संभाली। तत्पश्चात मुझे फिर दिल्ली आना पड़ा और उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और फिर मैं यहाँ पर 3 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के रूप में काम किया। मैं संगठनात्मक दृष्टि से हमारा ढांचा मजबूत हो
और सभी विषयों पर युवा मोर्चा पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बात को कहे और अच्छे तरीके से संघर्ष करे, इस सारे काम को मैंने करने का प्रयास किया। हम सबको याद होगा कि 1987 में बोफोर्स के आंदोलन को लेकर के राजीव गांधी, जो मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन हम लोगों ने चलाया था। उन दिनों मैं विद्यार्थी परिषद में था और वहाँ भी हमने राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा बनाकर उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन का ही नतीजा था कि आने वाली जो लोकसभा में चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी परास्त हुई और गैर कांग्रेसी सरकार वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी। इस तरीके की परिस्थिति हुई और उस समय विद्यार्थियों ने, युवाओं ने पूरी ताकत लगाई थी, यह हमारे ध्यान में है। इसी ताकत से जो हमें जोश मिला, उस जोश के साथ हमने युवा मोर्चा को खड़ा करने का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किया। 1993 में मुझे फिर हिमाचल में जाने का मौका मिला। मैं वहाँ अपने पैतृक गाँव और पैतृक क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य चुना गया और मैं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में विपक्ष का नेता यानी भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप का नेता बना। 4 साल मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई। उसके बाद फिर से चुनाव हुआ। उस चुनाव में हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और मैंने परिवार कल्याण मंत्री के रूप में काम करने के पश्चात अपने आप को पूरी ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हमने काम किया। 2007 में मैं फिर से चुनाव जीता और मैं इस बार वन एवं पर्यावरण और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेवारी मेरे पास रही। इसको मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया। इन सारी बातों को लेकर के मैंने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब आदरणीय नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस समय ऐसी स्थिति आई कि राष्ट्र में भी अगर मैं आऊं और काम करूं तो अच्छा रहेगा, ऐसा मन में विचार आया और ये विचार लेकर के मैंने नितिन जी से निवेदन किया। नितिन जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मुझे दिल्ली में काम करने का मौका मिला और मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर हिमाचल प्रदेश से मैं दिल्ली आया और मैं दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला और मैं पूरी ताकत से पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूं कि पार्टी यशस्वी हो, ताकतवर बने और पार्टी हर समस्या का उत्तर बन सके। इस बात के लिए हम सब लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। आदरणीय नितिन जी का, वरिष्ठ नेताओं का बहुत प्यार मिला। उस कारण से मुझे इस काम को करने में, अंजाम देने में सफलता मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के भारत की तस्वीर बदलने में राजनीति को एक अच्छा उपकरण मानते हुए इस कार्य को हम पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, फेडरलिज्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वह पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने पर लगी हुई है। उनका कोई भी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर नहीं है। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के स्ट्रक्चर को गिराने में पिछले 20-25 साल से लगी हुई है और उसकी कोशिश है कि सब कुछ पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टि से वो अपने अनुसार चलाए। इसलिए मूल प्रजातांत्रिक विषयों पर उसका विश्वास नहीं है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जब से वो यूपीए की सरकार में और शुरू से भी उन्होंने सभी इंस्टीट्यूशंस को या तो अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया है या उसको गिराने का प्रयास किया है या उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया है। इसलिए उसका कोई फेडरलिज्म पर विश्वास नहीं है। वह दोहरे मापदंड लेकर के चलती है। जहां उसका शासन नहीं है वहां छोटी सी गलती पर भी गवर्नर रूल लगाने पर आमदा हो जाती है। जहां उसका शासन है वहां हर तरीके की बदमाशी भी हो, हर तरीके की संवैधानिक स्थितियों के साथ खिलवाड़ हो, उसको नज़रअंदाज करती है। विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार करती है। आज बहुत से प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है, उनके साथ विकास में, बाकी सब चीज़ों में दोहरा मापदंड लेकर के चल रही है और उसके साथ साथ उनकी फंडिंग में भी भेदभाव किया जा रहा है। इसके बावजूद भी विपक्ष की सरकारें और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसके कारण एक नहीं अनेकों अवार्ड
नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक ख्याति के संस्थाओं से इन प्रदेशों को मिल रहा है। हमारा ये कहना है कि जो कानून प्रदेश सरकार का बनाने का है, उस कानून को केंद्र सरकार न तो उसको सैंक्शन देता है, न उसको वापस लौटाता है। वर्षों वो बिल्स एक्ट बनने के लिए इंतजार करते हैं और उनको वो अपने तरफ से हामी भी नहीं देते हैं और उनको वापस भी नहीं करते, उस पर ऑब्जेक्शंस भी नहीं लगाते हैं। उसी तरीके से फंडिंग में भी वह हमारे साथ दोहरे मापदंड अपनाते हैं और उसी तरीके से केंद्र के कानून के माध्यम से वो प्रयास कर रहे हैं कि बारंबार लॉ एंड ऑर्डर और ऐसे मुख्य मुद्दे उनके हाथ में आ जाएं, शिक्षा के मुख्य मुद्दे उनके हाथ में आ जाएं, हेल्थ के मुद्दे उनके हाथ में आ जाएं, कनेक्टिविटी और विकास के मुद्दे उनके हाथ में आ जाएं और प्रदेश सरकार मूक दर्शक बनकर के खड़ी रहे। यह उनकी कार्यशैली रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। फेडरलिज्म को मजबूत करने की जरूरत है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एनसीटीसी के बारे में आजकल काफी चर्चा चल रही है। इससे देश के संघीय ढांचे को किस तरह से नुकसान हो सकता है? देखिए, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की जिम्मेवारी सबके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है, पहले देश, बाद में पार्टी और उसके बाद हम। इसलिए हम तो देश को प्रमुख मानते हैं। लेकिन टेररिज्म के लड़ने का ठेका सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने की जो दृष्टि है, उस दृष्टि में क्या उनको मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी क्या? क्या कारण है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो एनसीटीसी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और 11 मुख्यमंत्री एक रात में उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिसमें से एक मुख्यमंत्री उनका एलाई है, 2 राजनीतिक दल जो उनके यूपीए में पार्टनर हैं, वो राजनीतिक दल उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्री खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो उसमें सीरियस प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपने धरती पर टेररिज्म को समाप्त करना है तो क्या हमको गौण करके आप करोगे, हमारी बगैर जानकारी में डाल करके करोगे? और इस तरीके का जो ये विचार है, ये थिंकिंग, द माइंडसेट, यह इस बात का उद्योतक है कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए टेररिज्म के खिलाफ ईमानदार नहीं है। वह अपने विपक्षी दलों के साथ और उनके नेताओं के साथ स्कोर सेटल करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अभी 9 तारीख को पी चिदम्बरम गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है। बैठक में किसको बुलाया है? चीफ सेक्रेटरीज एंड डीजीपीज। अधिकारी तय करेंगे। यह विषय राजनीतिक है, राजनीतिक दृष्टि से तय। ये अच्छी बात है कि अधिकारी आए हैं और अधिकारियों का हमको उसमें मापदंड, लेकिन मुख्यमंत्रियों को बुलाने में आपको दिक्कत क्या होती है? इंटर स्टेट काउंसिल बुलाने में आपको दिक्कत क्या होती है? आप उनके साथ जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो मुख्यमंत्री डेमोक्रेटिकली चुने हुए हैं, जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, उनको आप क्यों नहीं स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं? उनको आप इग्नोर करके चलने का क्या प्रयास कर रहे हैं? आप इसमें से क्या आपकी इच्छा क्या है? मुख्यमंत्रियों को बुलाने में दिक्कत क्या हो रही है? मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी? आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, आप प्रजातांत्रिक जो तरीका है उसका आप अवमूल्यन कर रहे हैं, उसमें आप गिरावट ला रहे हैं और उनको आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। नड्डा जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं। कांग्रेस द्वारा अभी हाल ही के चुनावों में मुस्लिम रिजर्वेशन यानी कोटे के तहत कोटा देने की बात कह के एक नई बहस को छेड़ दिया है। इस पर आपका क्या रुख होगा? देखिए, कांग्रेस बहुत हताश हो गई है और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से उन्होंने हर तरीके का प्रयास किया है और इस बार के प्रयास में तो इन्होंने संविधान के प्रावधानों को भी ताक पर रख दिया है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर विल बी नो रिजर्वेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। ये संवैधानिक ही नहीं है और संविधान को बदलने की उनके पास ताकत नहीं है। इसके बावजूद ये विषय वो बार बार कह रहे हैं और कहते भी कैसे हैं? 4.5%, 9% कंपटीशन लगा हुआ है क्या? और ये किसका हक मार रहे हैं? तो जो होना नहीं, जो कर नहीं सकते, लेकिन सब्ज बाग दिखा करके, क्योंकि कांग्रेस बौखला गई है, उसको वोट चाहिए। वोट करने के लिए वो समाज को बांटने के लिए तैयार है, वो देश को हर तरीके से मुसीबत में डालने के लिए तैयार है, वो सामाजिक स्ट्रक्चर को गिराने के लिए तैयार है और वो जो संवैधानिक नहीं है उसके बारे में भी बोलने के लिए तैयार है। देश का कानून मंत्री
कानून की धज्जियां उड़ाए, देश का कानून मंत्री जो उसके प्रावधान में ही नहीं हो उसके बारे में भाषण दे चुनाव में, यह चुनावी जीव रह गए हैं। ये प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर रखने वाले नहीं हैं। तो ये थे जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। इन्होंने अपने विचारों से हमें अवगत कराया। अपने कीमती समय में से इन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, हम इनको धन्यवाद करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए, हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारी इस वार्तालाप को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हरीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।